नगर से अजय जांड्याल हैं। कश्मीर की पहली सीट पर वोटिंग अजय होने जा रही है और 370 हटने के बाद अपने आप में ये बड़ा चुनाव है, पहला बड़ा चुनाव। तैयारियां किस तरह की हैं? थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी, तस्वीरें दिखाइए पोलिंग बूथ की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जन्नत कश्मीर कहे जाने वाले श्रीनगर की जो सिटी में आज जो है चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर जो है तैयारियां पूरी हैं। और आपको बता दूं कि इस वक्त क्योंकि पोलिंग स्टेशन 7 बजे यहां पर शुरू होंगे, तब तक वहां आप नहीं जा सकते, मगर उसके ठीक बाहर आप देखेंगे तो कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि श्रीनगर में 370 टूटने के बाद जो पहली बार चुनाव हो रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई खलल जो है वो ना डले। ये जो इलाका है ये बर्नहॉल पोलिंग स्टेशन का इलाका है और इसके ठीक कुछ ही समय बाद जो है लगभग 8:30 बजे के करीब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, जो कि यहाँ गुपकार रोड पे रहते हैं, यहीं से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम जो बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है वो अपने मत जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट डालेंगे। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की तो पिछले 2 बार के चुनावों में आपको बता दूं कि यहाँ पर पीडीपी 2014 में 3 सीटें जीती थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 में 3 सीटों पर कब्जा किया था। मगर इस बार 2 जो नए जो दल यहाँ खड़े हुए हैं, जिसमें गुलाम अल्ताफ बुखारी की जो पार्टी है, अपनी पार्टी जो कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के तमाम नेता जो छोड़कर आए उनके साथ मिले और उनका दल यहाँ पर खड़ा हुआ। और उसके साथ साथ जो है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, उसके वजूद में आने के बाद कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय माना जा रहा है। और देखना होगा कि इस मुकाबले में किस तरीके से कौन बाजी मारता है इस बार, क्योंकि 370 हटने के बाद बीजेपी इस बार जो है कश्मीर में चुनाव मैदान में नहीं है, मगर उन्होंने अल्ताफ बुखारी की जो पार्टी है उसको सपोर्ट किया है। लगभग 17.5 लाख वोटर जो है अपना मत का इस्तेमाल आज करने वाले हैं और 24 कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में हैं वो जो है यहाँ पर अपने मतों उनकी जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद होने वाला है। मगर सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि जो आतंकियों के मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करने के, हालात ख़राब करने के, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 चरणों में जम्मू की दोनों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है वो पाकिस्तान को रास नहीं आती है। और यही वजह है कि इस बार वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चुनावों में खलल डले और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हो जाए। मगर सुरक्षा बलों ने इस चीज का बीड़ा उठाया है कि वो पाकिस्तान के तमाम आतंकियों के तमाम जो इरादे हैं उनको नाकाम करेंगे। जी ठीक है, अजय बने रहिए। मेरे साथ आरजू सेठ कन्नौज से जुड़ गई हैं। आरजू, आज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है बल्कि 96 सीटों की अगर पूरी बात की जाए तो कन्नौज एक सबसे ज्यादा हॉट सीट जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। अखिलेश यादव मैदान में हैं। 2019 के चुनावों में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था। अब सुब्रत पाठक का सीधा मुकाबला अखिलेश यादव से। तैयारियां क्या मतदान की हो चुकी हैं पूरी? थोड़ी देर में चूंकि वोटिंग शुरू होने वाली है, लोग क्या पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र का त्यौहार जो है वो लोग मना रहे हैं और यहाँ पर धीमे धीमे लोगों का पहुँचना जो है वो भी शुरू हो गया। वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो वोट डालें और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तैयारी जो है पोलिंग बूथ पे वो भी पूरी तरीके से की हुई है। देखिए किस तरीके से ट्राई कलर से पोलिंग बूथ को सजाया गया है, मालाओं से, फूल की मालाओं से पोलिंग बूथ को भी सजाया गया है। और इसी के साथ ही आपको सिक्योरिटी दिखाएं किस तरीके से सिक्योरिटी जो है उसको भी पुख्ता किया गया है ताकि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ना बिगड़े। तो पूरी तैयारी जो है वो की गई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं जिन पे आज चौथे चरण में मतदान होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट अगर बात करें जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं इस वक्त कन्नौज में मौजूद हूं। अगर यहां की बात करें तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यहां पर वापसी की है। 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव यानी कि अखिलेश यादव की वाइफ को हराया था। लगभग 13,000 वोटों से डिंपल यादव हारी थी और इस बार अखिलेश यादव ने खुद ये जिम्मेदारी ली है कन्नौज से और इस बार खुद वो चुनावी मैदान में कन्नौज से सामने नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा क्योंकि सुब्रत पाठक 2019 में भाजपा के प्रत्याशी थे और वो जीते थे और इस बार भी सुब्रत पाठक जो हैं वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, लोकसभा सांसद हैं और वो 8 बजे यहीं इसी पोलिंग बूथ से अपना वोट जो है वो डालेंगे। तो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो कन्नौज में देखने को मिलेगा। आखिर कन्नौज की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्या कुछ उनके मुद्दे पूरे हुए हैं और किनको लेकर किन उम्मीदों के साथ आज चुनाव होगा, आज वोट होगा, वो देखने वाली बात होगी।
जी बिल्कुल, तैयारियां सभी जगहों के हमारे रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं। देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और अपील लगातार दिग्गजों की ओर से ये की जा रही है, क्योंकि पिछले 3 चरणों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं रहा है। ऐसे में इंडिया न्यूज भी अपील करेगा दर्शकों से जिनके इलाकों में आज वोटिंग है कि घरों से बाहर निकलिएगा और जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज कीजिएगा। शाम 6 बजे तक कई जगहों पर वोटिंग होगी। कुलभूषण, वापस से एक बार आपके पास, मुद्दे क्या हैं? लोगों के बीच चर्चा किस बात की है? मुद्दे क्या हैं वहां पर? क्या राष्ट्रवाद मुद्दा है? मोदी के चेहरे पर लोग वोट डालने वाले हैं? बिल्कुल 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने जो बात कही थी मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी के बाद जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में नेस्तनाबूद किया गया, कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बिल्कुल छोटे से आंकड़ों में सिमट के रह गई। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी गारंटी, इसके साथ ही जिन मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि बीजेपी ने जोरों शोरों से राम मंदिर का एक मुद्दा उठाया। राम मंदिर के साथ साथ हमने देखा कि जो मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री के तरफ से की गई, इसके साथ ही प्रियंका गांधी, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो मध्य प्रदेश में देखे गए। क्योंकि मालवा निवाड़, ये मालवा निवाड़ वो क्षेत्र है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और बीजेपी के अगर हम गढ़ की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस गढ़ में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। क्योंकि लगातार मैं ये तस्वीर भी दिखाता नजर आ रहा हूं मतदान केंद्रों की, और क्योंकि मालवा निवाड़ ये वो क्षेत्र है, ये सिमी का गढ़ पहले माना जाता था। 2023 के पहले हमने देखा कि जिस प्रकार से जो सिमी आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं मालवा निवाड़ को अपना एक पॉइंट बनाते हुए नजर आते थे। और यहां से एक बड़ी कार्रवाई जो सरकार ने की, कहीं ना कहीं इसका असर भी हमें देखने को मिला। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो अनिल फिरोजिया है, बीजेपी के सांसद है, मोदी लहर में जो जिन तकरीबन वो 3 लाख से अधिक मतों से जीते थे। और मुद्दों की, क्योंकि जनहित जो के मुद्दे हैं, इसके साथ ही लाडली बहना का असर हमने मध्य प्रदेश में देखा। लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना का जो असर हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में देखा कि जो महिलाओं के खाते में प्रति महीने 1250 रुपए सरकार देती है, इसकी वजह से बीजेपी की तकरीबन 163 सीटें हमने देखने को मिली। और अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लाडली बहना अपना असर दिखा पाएगी, क्योंकि जो नेशनल के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस पर काफी असर डालते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बाबा महाकाल की यह नगरी है, धार्मिक मुद्दों, धर्म के आधार के जो मुद्दे रहते हैं वो भी मालवा निवाड़ में हमने देखा। और आदिवासी वोट बैंक, ये आदिवासी बहुमूल्य इलाका है और आदिवासियों के लिए जो योजनाएं सरकार ने लागू की, क्योंकि आदिवासी वर्ग एक जो समाज है वो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि आज जिन 8 लोकसभा सीटों में मतदान होने हैं, कहीं ना कहीं इन सीटों में जो आदिवासी वोट बैंक है वो अपना काफी असर दिखाता हुआ नजर आता है। और सरकार के साथ साथ राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी आदिवासियों पर फोकस करती हुई नजर आती है। तो ये तस्वीर है। और कुछ ही देर बाद हम ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, वो इसी बिल्कुल कई दिग्गजों की ओर से वोट भी अपने कास्ट किए जाएंगे। वो तस्वीर भी सबसे पहले हमें अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। हैदराबाद में जाती हूं, वहां से इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर मेरे साथ हैं। मोहम्मद अफसर, हैदराबाद का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है। बीजेपी की उम्मीदवार लता बहुत अग्रेसिव मोड में अपनी जनसभाओं में नजर आई हैं। जबरदस्त निशाना उनकी ओर से ओवैसी पर साधा गया। ओवैसी और लता चूंकि आमने सामने हैं, कितनी इंटरेस्टिंग इस सीट पर है फाइट? बिल्कुल, हैदराबाद में इस बार बिल्कुल अलग ही चुनाव चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड पर बीजेपी दिख रही है। और खास करके माधवी लता ने अपने जितने बयान दिए हैं वो पोलराइज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी विकास की बात नहीं हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की बात हो रही है। क्योंकि जब ऐसे हमने बयान सुने तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया कि भाई हमने तो अपने छोटे को रोक के रखा है। तो ये बिल्कुल अलग सी बात हो गई है कि
यहाँ पर विकास की बात ही नहीं हो रही है। और चूंकि इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा यहाँ पर कैंपेनिंग भी कर रही है, माधवी लता लगातार पब्लिक के बीच में जाकर के स्टेटमेंट देती रही है, तो इसीलिए इस बार यहाँ का चुनाव थोड़ा अलग सा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर हूँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं पीछे सेंट फैज हाई स्कूल है हैदराबाद का, और ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर थोड़ी देर में ही 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी और सुबह ही 7 से 7:30 के बीच में ही असदुद्दीन ओवैसी वोट करने आएंगे। इसी पोलिंग बूथ पर असदुद्दीन ओवैसी का वोट है। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 40 साल से हैदराबाद ओवैसी परिवार का ही गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि 1984 से पहले असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी यहाँ से सांसद थे और 20 साल वो रहे, और उसके बाद पिछले 20 साल से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से सांसद हैं। और इस बार 5वीं बार अगर वो जीत जाते हैं तो एक रिकॉर्ड होगा उनका कि 45 साल तक असदुद्दीन ओवैसी का ही परिवार यहाँ पर रहा है। और इसी बात को माधवी लता बार बार कह रही हैं। लेकिन एक आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा बहुत डल रहा है। पिछली बार की बात करें तो 45% भी यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज नहीं था। तो मतलब लोगों को मूव करना, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और शायद बीजेपी यही कोशिश कर रही है बार बार कि यहाँ पर वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो। और इस बार क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में पहले कि पिछले अगर हम सिर्फ 10 दिन की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी भी बाइक पे शो कर रहे थे, घूम रहे थे पैदल गलियों में, बार बार वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हो इसकी कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कई बार असदुद्दीन ओवैसी को यह भी लग सकता है कि कहीं, क्योंकि यहाँ पर 65% मुसलमान वोटर्स है, तो कहीं मुस्लिम वोटर्स ये सोच करके ना छोड़ दे कि असदुद्दीन ओवैसी तो जीत ही रहे हैं। तो ओवैसी इस बात का खतरा नहीं लेना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस बार कैंपेन कर रही है तो कहीं ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे। तो इसीलिए कोशिश वो भी पूरी कर रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट बढ़े। और पिछली बार 45% से कम था वोटिंग टर्नआउट, ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए भी और असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी। चलिए आज देखते हैं कितनी वोटिंग हैदराबाद में लोगों की ओर से की जाती है। अजय के पास जाती हूँ एक बार फिर से। अजय, बीजेपी की ओर से चूंकि श्रीनगर और मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं, 3 सीटें जहां पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं अपने, अब श्रीनगर में इस सीट पर जेकेएनसी और पीडीपी के बीच ही मुकाबला है, या फिर अपनी पार्टी साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद की पार्टी कुछ खेल बिगाड़ सकती है? देखिए, आपको बताऊं कि कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से या कई चुनावों में देखा गया है कि हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस या जहाँ कंगना रनौत ने कहा है कि जो देश को आज़ादी है वो 2014 में मिली थी, और खासकर मानसिक रूप से आज़ादी, धार्मिक रूप से आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग भारत को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वो 47 की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी भारत को विकास भी कर रहे हैं, विरासत को भी ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं, लालू यादव जैसे लोग, कि अब भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण करके भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं, वो सफल नहीं होगा। केजरीवाल जी ने कहा कि हमें 2 जून को जेल जाना है, लेकिन अगर आप मेरे पक्ष में मतदान करेंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे, जेल जाने से बच जाएंगे और आपके लिए सेवा करते रहेंगे। दिल्ली के लोग केजरीवाल जैसे लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। दिल्ली के लोग उन्हें भिजवाएंगे, क्योंकि उसी दिल्ली में अन्ना हजारे के माथे पर बैठ करके अपनी विश्वसनीयता ली, आज उसी भ्रष्टाचार में ये जेल में है। शशि थरूर ने कहा है कि अरे यार, कितना लोग गिरिराज सिंह